क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट तो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसमें ज्यादा कम क्या होता है। चलिए ठीक है। अच्छा, ब्लेजर में तो अच्छा। अच्छा, हम डीएम लगते हैं, वेरी गुड। चलिए कक्षा का आगाज करते हैं हंसी खुशी के साथ। हम लोग भूगोल की कक्षा में है। आज आपकी दो भाग में, अभी से लेकर अगले 4-5 घंटे तक दो भागों में कक्षा बटी हुई है। ज्योग्राफी जो मेजर पोर्शन होता है सामान्य अध्ययन का, कहा भी जाता था पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इससे 40% क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आते थे। लेकिन समय बदल गया थोड़ा, ज्योग्राफी की महत्ता धीरे धीरे कम होने लगी, विशेषकर भारत के भूगोल की मात्रा कम होने लगी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चन, सोशल ज्योग्राफी से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसमें जनसंख्या आती है, जनगणना जिसमें जनजाति आती है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना होती है। लेकिन पहले फिजिकल ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी, भारत का भूगोल जो अभी आप पढ़ रहे हैं 10 चैप्टर में लगभग, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है। फिर भी अभी भी इसकी महत्ता है। और इस क्रम में आप लोग को रणनीतिक दृष्टि से सारी बातें बताई गई है कि भूगोल क्या है और भूगोल को कितने भागों में बांट कर पढ़ना चाहिए। और उसी क्रम में हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा अध्याय, पहला अध्याय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, भारत का भौगोलिक परिचय। और भारत के भौगोलिक परिचय में मेरे द्वारा इस बात की जानकारी आपको दी गई थी कि एक भाग था ज्यामितीय विस्तार और दूसरा भाग था राजनीतिक विस्तार। ज्यामितीय विस्तार के तहत अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा इत्यादि में बांट करके भारत को देखा गया। साथ ही अपने पड़ोसी अड़ोसी देशों से भी, अड़ोसी कोई शब्द नहीं होता है, पड़ोसी देशों के साथ भी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। इसी क्रम में राजनीतिक विस्तार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की परिचर्चा की गई कि भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश भारत के कौन कौन से राज्यों से लगे हुए हैं, और उसके साथ हमारी कौन कौन सी विवाद जुड़ी हुई है। भौगोलिक विवाद, सांस्कृतिक ऐतिहासिक विवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भौगोलिक विवाद की बात कर रहा हूँ। इसकी परिचर्चा मैंने आपके समक्ष की है। साथ ही जो करंट से जुड़े हुए भी डेवलपमेंट थे, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट थे, उसकी भी जानकारी आपको दिए हैं। और इसी क्रम में हम लोग अब दूसरे भाग में प्रवेश कर गए थे पिछले दिन, और भारत का भौतिक विभाजन बतला रहे हैं। भारत का भौतिक विभाजन, जितने विभाजन है अपने आप में एक एक कक्षा है। जैसे पिछले दिन मैंने यह बताया था कि भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले पर्वत को देखिए, उत्तर का पर्वतीय माला को देखिए, उत्तर के पर्वतीय माला में एक ट्रांस हिमालय देखा, और आपने दूसरा भाग हिमालय की पर्वत श्रेणी देखी, जिसमें आपने सबसे उच्च हिमालय हिमाद्री, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी। इसी के बाद आपने मध्य हिमालय को देखा, फिर शिवालिक हिमालय को देखा, जिसे पर्वतपदीय हिमालय भी कहते हैं। तो ये सारी विशेषताओं को भी आपने देखने का प्रयास किया। फिर पूर्वांचल की हिमालय को भी आपने देखा, नामचा, बरवा से लेकर और मीजो, लुसाई, सभी बिंदुओं को आपने एक एक करके, और जो भी उसके भौगोलिक शब्दावली थे, जैसे मोल्सेस मेस बेसिन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्थानांतरित खेती की भी मैंने चर्चा की, जो पूर्वी हिमालय में होता है, और उसमें झूम खेती काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो स्थानीय शब्दावली है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, ठीक है, केरला में, उन सब के विषय में भी आपको बताया। साथ ही जो विश्व के स्तर पर स्थानांतरित खेती होती है, जिसको हम लोग स्लेश खेती भी कहते हैं, जिसको हम लोग बर्ड खेती भी कहते हैं, ये सब एनसीईआरटी की शब्दावली है। और एनसीईआरटी के एक एक शब्दावली पर आपकी कड़ी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसी क्रम में मैंने उन सारी बिंदुओं को जानकारी में रखा, और फिर बूस्टर फैक्ट में दर्रा वगैरह बताया, छोटे छोटे जो तथ्य थे उसकी जानकारी दी, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है परीक्षा के दृष्टि से, किसी परीक्षा के दृष्टि से, छोटी हो कि बड़ी हो कि मध्यम स्तर की परीक्षा। हम लोग इसी क्रम में अब उत्तर का मैदानी भाग को देखेंगे। हमारा भौतिक विभाजन का दूसरा खंड है उत्तर का मैदानी भाग। ये उत्तर का मैदानी भाग जो है विभिन्न नदियों के अवशेष से बना होता है, अवसाद से बना होता है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में अवशेष नहीं कहते, जिसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में अवसाद कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, जो अपने साथ कई तरह के रेसिड्यू में गाद से लेकर और जितने भी
सब्सटेंस होते हैं, सॉइल वगैरह भी, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्रों से लेकर के और आपके क्षेत्र में लाता है और जो नई संरचना बनती है उसको मैदान करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि मिथिलांचल भी बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे पूरा बिहार ही किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। 18 जिला हमारा बाढ़ से प्रभावित है और उसके बाद शेष जिला हमारा सूखा से प्रभावित हो जाता है। तो हालांकि एक क्वेश्चन भी कमीशन में पूछता है मेंस वगैरह में कि बिहार के पिछड़ापन का कारण प्राकृतिक आपदा है। इस कथन की समालोचना कीजिए और मंतव्य दीजिए कि बिहार का विकास किस रूप में संभव है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ समस्या है उसी में समाधान भी नहीं। हम लोग आपदा में, एक बड़ा अच्छा शब्द आया था कोरोना में कि आपदा में अवसर देखिए। ठीक है कि नहीं? आपदा में अवसर की तलाश करनी चाहिए। तो हमारा मिथिलांचल में बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद जब बाढ़ चली जाती है तो फिर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। उसमें अब खाद, रासायनिक खाद वगैरह नहीं भी देंगे। अभी देखते होंगे कि रासायनिक खाद को लेकर काफी डिमांड है। हम रासायनिक खाद पे अपनी निर्भरता को बनाए क्यों? हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ क्यों नहीं जाए? जबकि आपको पता है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, इको बैलेंस भी रहेगा, सरकार की विदेशी मुद्रा भी बचत होगी, किसानों की लागत भी कम होगी। लेकिन नहीं, किसान को ऐसा लगता है कि पहला वर्ष या दूसरा वर्ष हानि हो सकता है, उत्पादन उत्पादकता में ह्रास हो सकता है। लेकिन जो उत्पादन उत्पादकता में ह्रास होता है और जो उसके मूल्य हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जितने भी जैविक उत्पाद है, सामान्य उत्पाद, आपकी रासायनिक उत्पाद यदि 5 रुपए किलो बिकता है तो जैविक उत्पाद 10 रुपए या 15 रुपए किलो बिकते हैं। आजकल तो उस बड़े शहरों में इसकी बड़ी ब्रांडिंग और 2 गुने 3 गुने कीमत पे बिकते हैं। लेकिन अभी किसानों की इसकी पूरी समझ नहीं है, वो सिर्फ तात्कालिक लाभ पे बल दे रहे हैं, जबकि दीर्घकालिक लाभ पे फोकस करना चाहिए। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी इस बात की जानकारी दी कि हम लोग उत्तर के मैदानी क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, उत्तर के मैदानी के बाद प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे और इसके बाद आज इस चैप्टर को हम लोग पूरा करके ही दम लेंगे। और तब करंट विविधता में इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जैसे पिछले दिन मैंने रेट फॉल खनन बताया था और क्योटो प्रोटोकॉल बताया था और क्या बताया था, एनजीटी बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बताया था। ये सब ऐसे संस्थान हैं जो अक्सर पेपर में छाए रहते हैं और उस दृष्टि से उसको देखने की जरूरत होती है। तो आज हमारा तथ्य, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको लग गया होगा उत्तरी मैदान। तो लिखेंगे उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, गरिमा जी कौन है उसमें ऑनलाइन में जो बार बार मैसेज कर रही थी कि क्लास कब शुरू होगा? इतनी हड़बड़ी है तो नहीं पढ़िए। जिस दिन शुरू कर देंगे अपने टाइम पे तो आधा से अधिक का छूट जाता है। देख लेते हैं ना, सोच विचार के ना कोई काम करते हैं। हमसे ज्यादा पंक्चुअल है। फालतू का मैसेज मत किया कीजिए। कितना बार कहाँ थे हम लोग? शुरू करें। हम लोग शुरू करते हैं उत्तरी का मैदान। उत्तरी मैदान तो टॉपिक लिखिएगा। पहला टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। टॉपिक तो वही है, उसका सब टॉपिक है उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान में सबसे पहले बनता कैसे, पहले तो यही लिखेगी। ठीक है कि नहीं? नहीं तो लिखिएगा भारत का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान सिंधु गंगा, सिंधु गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, उसमें मत देखिए, वैसे ही है, उस लटका झटका क्या है। हाँ, अब मैं जो बता रहा हूं लिखिए। नदियों के द्वारा लाए गए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बनता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बनता है, जिसे जलोढ़ निक्षेप भी कहा जाता है। जिसे अल्वोलाइल डिपोजिट, जलोढ़ निक्षेप,
जिसे जलोढ़ निक्षेप भी कहा जाता है। लिख दे क्या? शब्द को लिख देते हैं, थोड़ा सा कठिन शब्द है। जलोढ़ निक्षेप भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आपसे परीक्षा में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण जलोढ़ निक्षेप करता है? ए पर्वत, 2 मैदान, 3 पठार, 4 द्वीप। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, लाइन क्लियर रहेगा तो तुरंत मारिएगा। ये तो हुआ साधारण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मीडियम स्तर का दिया, थोड़ा सा जिसको कहते हैं मॉडरेट, तो देगा जलोढ़ निक्षेप से निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण होता है? 1 2 3 4। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। ए ना, ठीक है। ए 1 और 2, 2 और 3, सिर्फ 3 और 4, सिर्फ 3 मैदान। तो आशा है समझ गए, ठीक है कि नहीं? इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ किसी चीज को पढ़ना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि बॉस ये 10,000 क्वेश्चन मार दिए, 10,000 क्वेश्चन मार दिए, एक क्वेश्चन उसमें से नहीं आता, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन हमेशा आपका सेटर अपने था, ठीक है, उसमें से कुछ भाव आ जाते हैं, लेकिन 10 पन्ना पढ़ के जाइएगा और 10,000 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, दोनों बरोबर, वो ज्यादा बेहतर होगा कि 10 पन्ना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ के जाते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए, ठीक है? 2-4 रिपीटिशन होता है, कुछ तथ्य रिपीटिशन हो जाते हैं, वो तो होता ही। अब पर्वत पढ़े हैं, पर्वत के से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं परीक्षा में विगत 30 सालों में, 35 सालों में। पीटी तो 90 से होता है, यूपीएससी में पीटी 83 से होता है, 83 से यूपीएससी में पीटी होता है। और उसके बाद पीसीएस, एसएससी, डिफरेंट जो कमीशन नॉन कमीशन है वो ऑब्जेक्टिव लेना शुरू किया 90 से। जब भीड़ बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा हो गया, अब तो बेरोजगारी पर ही चुनाव होते हैं। मैं 20 लाख दूंगा ना, पहला कैबिनेट 20 लाख, ठीक है, दूसरा कहेगा पहला कैबिनेट 25 लाख। तो आज तो कम से कम ये दौर चल रहा है। एक बार बीच में 21वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तो बीएसपी फैक्टर होता, बीएसपी फैक्टर मतलब बिजली, सड़क, पानी, ठीक है? तो प्रशांत किशोर जी बड़ी अच्छी बात करते, सड़क मांगी तो सड़क मिला, मंदिर मांगे तो मंदिर मिला, ठीक है कि नहीं? अब रोजगार मांगी, अब पढ़ाई मांगी, ठीक है कि नहीं? अब पढ़ाई या कमाई मांगिए तो मिलेगा। जो चीज मांगिएगा सरकार से, घोषणा पत्र में कोई भी सरकार झूठ थोड़ी बोलती है। तो कहा कि हम बिजली पहुंचा देंगे, पहुंचा दिया बिजली। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सड़क पहुंचा देंगे, पहुंचा दिए, हर गली मोहल्ले तक सड़क पहुंच गया। तो आप जो चीज मांगिएगा वही ना मिलेगा। आपकी प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं कि बेहतर शिक्षा हो, ठीक है कि नहीं? मैं तो हमेशा से, आज से 25 साल पहले से कहता हूँ कि पूरे देश में क्वालिटी शिक्षा के लिए एकदम ए ग्रेड स्कूल, उसके से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टर की भी सही व्यवस्था, उसके लिए कुल आज से 14-15 साल पहले मैंने कहा कि 7.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत। अब तो उसका आकार और बढ़ गया, ठीक है कि नहीं? हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल, यदि हर पंचायत में मॉडल स्कूल रहेगा, बच्चा स्कूल छोड़ के जाएगा ही नहीं। देखते हो हम लोग के समय में बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाने से डर लगता था, क्योंकि स्कूल क्या था? यातना घर था। नहीं गया, जैसे ही 2 मिनट लेट हुआ, तरा तरा मतलब पर्ची चलता, ठीक है? वहां से यदि छूट गए, विलंब से छूट गए, प्रार्थना से छूट गए, बच गए, तो जैसे ही रूम में प्रवेश किए, टास्क, क्या कौन सा टास्क, ठीक है कि नहीं? अब इतना टास्क रहता था कि कोई ना कोई क्लास में तराक तराक हो ही जाता था, ठीक है कि नहीं? तो तराक तराक शुरू हो जाता था, तो भय खाते थे स्कूल जाने से। आज का बच्चा स्कूल जाने से भय खाता है? नहीं। आज का बच्चा को 6 बजे का समय है, 4 बजे उठ जाएगा, मम्मा उठो स्कूल जाना है, मम्मी को उठा देते, ठीक है कि नहीं? तो आज समय बदल गया है। स्कूल तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल जाने से उसको खुशी महसूस, हैप्पीनेस। आजकल तो स्कूल में भी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरुआत किया। दिल्ली सरकार पहली सरकार है जिसने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसमें हैप्पीनेस में क्या होता है? गाना गाया जाता है, बच्चा को कहा जाता है कि तुमको जो भी ओरिजिनलिटी पेंटिंग बनाओ,
जो भी है पूरा एक कक्षा में आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप खेलना चाहते हैं खेलो, सोना चाहते हो सोने में तुमको खुशी है सो। ठीक है, तो आप ये कहिएगा कि सर श्रीमान आप भी दिल्ली के मॉडल को थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिए। हम तो स्वीकार किए, तुम लोग को आधा घंटा से क्या कर रहे थे, हैप्पीनेस इंडेक्स था, जब सब करो नहीं, पहाड़ में जाकर के तीनों टहल रहा था, यही ना हैप्पीनेस जिसमें तुमको खुशी। अच्छा तुम पढ़ रहे थे, तुमको पढ़ने में खुशी लगता है क्योंकि दिन भर तो पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है कि नहीं, तो स्वाभाविक है ना। हाँ नहीं देख पाए, अच्छा क्या ऑल आउट हुआ, अच्छा शायद हो गया तब, अच्छा 9 विकेट था, चलो ठीक अब हो गया, अच्छा चलो ठीक मूल बिंदु पे आ जाइए, तुम अभी मत देखना, ठीक है। हाँ एक के बाद, ठीक है कि नहीं, तब तो मैच खत्म हो जाएगा इसका, तो 3 बजे खत्म, अच्छा 2:30-3 बजे खत्म, ठीक है। हाँ अच्छा 1 बजे छुट्टी हो जाएगा तब तो। देखो ऐसे ही छात्रों के लिए कहा जाता है, एक शब्द है मुंह लगवा, तो ये क्या हो गया है मेरा, इसके ऊपर मेरा दांत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मेरे आंख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। हम यदि इसको आंख दिखाएंगे तो हंसते रहे खत्म, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए, तो मूल बिंदु यह है कि जलोढ़ निक्षेप से बना। हाँ अब लिखिए दूसरा पॉइंट, इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई, इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई, इस मैदान की पूरब से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 3200 किलोमीटर, और औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर, एवं इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख पर किलोमीटर तक, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसका निर्माण, इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण कब हो, टर्शियरी युग में 6.5 करोड़ वर्ष पहले। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो विभिन्न युग होता है, एक दिन आप लोग को जानकारी में दे देंगे थोड़ा सा कि युग क्या होता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसमें लिखेंगे यह, इसका निर्माण पॉइंट करके, जैसे ये लिखा हुआ उसी तरह से लिखे, इसका निर्माण टर्शियरी या तृतीय काल में, टर्शियरी या तृतीय काल में, टर्शियरी या तृतीय काल में, ठीक है। चलिए देखिए, 2 स्तर पर हम लोग विश्लेषण करते हैं, हम लोग 2 स्तर पर विश्लेषण करते हैं, एक क्षेत्रीय मैदान के रूप, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने भी वर्णित कर रखा है। क्षेत्रीय मैदान में क्या आता है, जैसे पंजाब का मैदान, असम का मैदान, ठीक है कि नहीं, गंगा का मैदान, तो ये एक बिंदु होता है वर्गीकरण का, पूरे उत्तर भारत के मैदान का वर्गीकरण। और दूसरा होता है कि आप उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, जलोढ़ मैदान, भाबर मैदान, तराई मैदान। तो ये जो आपका ये जो वर्गीकरण है, परीक्षा में ये वर्गीकरण कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्षेत्रीय भाग, क्षेत्रीय विभाजन से, जैसे आपने हिमालय को भी पढ़ा, हिमालय का भी आपने क्षेत्रीय विभाजन पढ़ा, ठीक है कि नहीं, तो दोनों विभाजन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन है कि जलोढ़ मैदान, भाबर का मैदान। तो मैदान जब पढ़ते हैं तो 3-4 एंगल से पढ़, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन सी मिट्टी है उसमें मुख्यतः में, और कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है कि नहीं। इसी 3 एंगल से आपको देखने की जरूरत है। और यदि कोई विशिष्ट फीचर होता है तो इस विशिष्ट फीचर को देखिए, ठीक है कि नहीं।
जैसे आपका दक्षिण भारत के मैदान में या पश्चिम भारत के मैदान में काली मिट्टी होती है अधिकांश। तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए उसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का आशय यह है कि इस तरह से इन चीजों को देखने की जरूरत होती है। तो लिखिएगा सबसे पहले ऐसे लिखो उत्तर का, या ऐसे लिखो मैदान का क्षेत्रीय विभाजन, मैदान का क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन, मैदान का क्षेत्रीय प्रादेशिक विभाजन की मैदान के क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन के निम्नलिखित भाग, निम्नलिखित भाग है। पहला राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान पहला है राजस्थान का। ये अरावली पहाड़ी से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक, अरावली पहाड़ी से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक है पहला पॉइंट। अरावली पहाड़ी से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक, पाकिस्तान की। अब सुनिए, अब यहां जो आपकी खेती होगी, किस चीज की खेती होगी? मोटे अनाज की खेती। कैसी खेती होगी? मोटे अनाज की खेती होगी। मरुस्थलीय भाग अधिक है। सिंचाई का जो मुख्य साधन है, यहाँ नदी नहीं है, कम है। यहाँ नहर के द्वारा इंदिरा गांधी कैनाल, पूरा पश्चिम राजस्थान को सिंचित करने में इसकी बड़ी भूमिका है। किसका? इंदिरा गांधी कैनाल का। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा इस मैदान में, इस मैदान में नहरों से सिंचाई होती है। इसमें इंदिरा गांधी कैनाल की, इसमें इंदिरा गांधी कैनाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंदिरा गांधी कैनाल की महत्वपूर्ण भूमिका। इंदिरा गांधी कैनाल के विषय में आगे जब जल संसाधन पढ़ाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। अभी इतना भी याद कर लीजिए कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को सिंचित करने में किस नहर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इंदिरा गांधी कैनाल की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भारत की सबसे लंबी नहर में से इसकी गिनती होती है। और यह भी याद रखिए कि भारत में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, उसमें कुएं और नलकूप के अलावा कुछ राज्यों में नहर की भी भूमिका है। पंजाब में नहर की भूमिका है, उत्तर प्रदेश में कुएं और नलकूप की भूमिका है, बिहार में कुएं और नलकूप की भूमिका है। ठीक है कि नहीं? तो हर राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन अलग अलग होते हैं। तो जल संसाधन में हम इसको बताएंगे आपको, ठीक है कि नहीं? और बिहार उन राज्यों में से है जहां 7 निश्चय भाग 2 का एक महत्वपूर्ण घटक है कि हर खेत को पानी पहुंचाएंगे। और केंद्र सरकार की भी एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, ये ऐसे भी केंद्र सरकार की यदि कोई योजना संचालित हो तो नजर रखिए। प्रधानमंत्री केंद्र कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना। तो ये सब आप देखते भी होंगे कि परीक्षा में पूछा भी जाता है। इकोनॉमिक्स में इसकी जानकारी भी देते हैं, किस वर्ष शुरू की गई और इसके मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है कि नहीं? उसी तरह से अभी हाल में पीएम वात्सल्य योजना शुरू की गई है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की। हाँ, ये भी याद रखिए, कोई राज्य सरकार भी कोई योजना शुरू करती है और राष्ट्रीय महत्ता उसकी प्राप्ति हो जाती है तो वह भी आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। केंद्र सरकार का तो पीएम वात्सल्य योजना हाल का तो याद रखना ही रखना है, लेकिन साथ में राज्य सरकार भी, यदि अभी झारखंड सरकार ने भी शुरू किया तो झारखंड सरकार का जो योजना था वो राष्ट्रीय महत्व का नहीं था,
लेकिन चूंकि हमारा पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज उसकी वोटों की गिनती चल रही है, सरकार बनने की संभावना, वो तो लोकतंत्र में तो लोग जिसके साथ रहे, हालांकि ये जो पद्धति है इस पद्धति में सुधार की जरूरत है। 33%, 30%, 25% के बाद भी आज सरकार बना लेते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50% से अधिक का होता है। जब तक 50% प्लस नहीं रहेगा तब तक वोटों की गिनती दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र चलता रहता है। एक निर्विरोध चक्र भी होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायत में भी होता है निर्विरोध। तो भारत में भी एक राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, नाम था नीलम संजीव रेड्डी, याद करके रखे रहिए परीक्षा में, ठीक है कि नहीं? कि सबसे पहली बार और एकमात्र बार निर्विरोध कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि एक बार उसके पहले वो चुनाव हार चुके थे, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, कि नीलम संजीव रेड्डी के विषय में सत्य पर विचार कीजिए। ये निर्विरोध चुनने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। एक, दो, वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तीन, वो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। चार, वो तमिलनाडु के गवर्नर भी थे। एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन चार सही। तो जानकारी रहेगी एक दो तीन तो ठीक है, नहीं जानकारी रहेगी तो हो सकता है कहीं तमिलनाडु के गवर्नर भी रात के अंधेरे में बन गए हो, तो कहीं का तो कोई पाथ ही नहीं, ठीक है कि नहीं? इसीलिए ना कहा जाता है कि हर चीज पे नजर रखें, पेपर के टच में हमेशा। न्यूज और पेपर ये सामान्य दिन के ज्ञान को परिष्कृत करता है, रिफाइन करता है, ठीक है कि नहीं? जब कभी नीलम संजीव रेड्डी का जयंती होता है तो पूरा डीडी न्यूज उस पर कवरेज करता है। जितने भी महान व्यक्तित्व होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करके रखिएगा तो ऐसे प्रश्न बहुत सरल हो जाएंगे। नहीं ध्यान करके रखिएगा तो जा पढ़े कुछ आया कुछ, अरे जो पढ़ते वही तो रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, उसी वो क्राइसिस मैनेजमेंट को जो डील कर लेता है। इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई, आप सरेंडर कर देते तो एक ही विकेट पे बना लेता ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सरेंडर नहीं किए। लड़ेंगे 150, लड़ेंगे तो लड़ रहा है, तो आशा है समझ गए होंगे। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए। अपने जीवन में जिस फेज में हो, नकारात्मकता तो हावी ही नहीं होने देना चाहिए। अभी बहुत लंबा समय है जिंदगी का, 100 साल जीवन, कितनी संघर्ष, कितनी उतार चढ़ाव, कितना सुख, कितना दुख, सब जीवन है तो सब कुछ मिलेगा ही, ठीक है कि नहीं? अब उसमें यदि तुम मैनेजमेंट करना नहीं जानोगे तो क्या होगा? हानि होगा। हाँ, गंभीरता पूर्वक सोचा, पहली बार बड़ा गंभीरता से कहा हानि होगा, ये नहीं कि हानि होगा, मूल में। ठीक है, अब मैं चाय एक पी लो, एक घूट। चलिए, आपकी अनुमति की जरूरत थी। हाँ। तो बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग, इंदिरा गांधी कैनाल में थे। तो इंदिरा गांधी कैनाल के विषय में संज्ञान में थोड़ा बहुत जानकारी आई, साथ में कुछ ज्योग्राफिकल डायमेंशन भी देखने समझने का अवसर मिला। अब इसी क्रम में क्या होता है, देखो एक फिल्म था, फिल्म एक नहीं कई था, एक निदेशक थे, उसके विषय में जानकारी देख, जेपी दत्ता। उनकी 90% फिल्म की शूटिंग राजस्थान में ही हुई। अब बाजरे के खेत में होती, यहां देखिए बाजरे का खेत, समझ जाइए राजस्थान आ गया, ठीक है कि नहीं? तो लिखिए, इस क्षेत्र में मोटे अनाज, इस क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिसको श्री कहा जाता है। आजकल उसको क्या कहते हैं? श्री, श्री अन्न कहा जाता है। आजकल उसे श्री अन्न के नाम से। ठीक है, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है।
अभी मिनट महोत्सव भी मनाया गया है, कहाँ, भुवनेश्वर, चल ही रहा है, शायद कल समाप्त हुआ है। पेपर में मुझे देखने के अवसर भी मिले। ठीक है, चलिए मूल में आइए। इसलिए मैं कहा कि समाचार पत्र पढ़ते रहिए, ठीक है कि नहीं। ऐसे भी समाचार पत्र नहीं भी कुछ है ना, पढ़ो, उससे लैंग्वेज इंप्रूव होगी, भाषा पे आपकी पकड़ हो। और भाषा में हिंदी हो कि अंग्रेजी, कोई एक भाषा, दोनों भाषा पे पकड़ है तो इससे अच्छी बात क्या हो, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा एक दो भाषा और जानते हो और अच्छी बात है। अभी कोई कहीं पर मैं देख रहा था कि एक कोई व्यक्तित्व है जो फ्रेंच भी फराटे डाल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो समझ जाइए उसकी क्या हो गई, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। हाँ, अरविंद केजरीवाल की बेटी के विषय में मैं पढ़ रहा था कि फ्रेंच भी वो फराटे डाल जाता, ठीक है। आईआईटी तो कंप्लीट की ही और किसी मल्टीनेशनल में काम कर रही है, और साथ में उसके विषय में लिखा हुआ था कि फ्रेंच भी फर्राटेदार, जैसे हिंदी अंग्रेजी बोलती है उसी तरफ फ्रेंच भी बोलती है। ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। वो भी तो उसी 21-22 साल 23 साल के एज में सारा चीज की है, ठीक है कि नहीं। तो आशा समझता, तुम कहोगे कि सर उसको अच्छा स्कूल मिला होगा, हम लोग को ढलमनिया स्कूल मिला, उनका तो प्रभाव होता ही नहीं, तो सीधी सी बात है, क्या कहता हूं। लेकिन गुदरी में ही लाल छुपे होते, अच्छा समझा। हाँ, मूल बिंदु पे देखिए क्या थे हम लोग। राजस्थान का मैदान हो गया। राजस्थान के मैदान में 3 चीज मैंने क्या क्या कहा था। मिट्टी, तो मिट्टी ऐसा कोई विशिष्ट है नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा, सिंचाई के साधन, तो नदी है। कौन सी नदी नहीं है, एकमात्र नदी जो इधर लूनी नदी, और वो भी कच्छ के मैदान में क्या हो जाती, लुप्त हो जाती। जिसको नदी में पढ़िएगा, अक्सर आप पूछता भी है कि भारत की कौन सी नदी अंतः स्थलीय नदी। तो अंतः स्थलीय नदी मतलब स्थल में ही रहता है और गायब हो जाता है, उसको हम लोग लूनी नदी कहते हैं। वो अंतः स्थलीय नदी का एकमात्र उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है, अंतः स्थलीय का। कौन सा उदाहरण है, अंतः स्थलीय नदी का एकमात्र उदाहरण कौन है, लूनी नदी। तो उसको ध्यान में करके रखिए, लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि राजस्थान का मैदान समाप्त। दूसरा मैदान है पंजाब, ये बड़ा फर्टाइल मैदान है, तो लिखेंगे पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान कहोगी ऐसन फैशन, ठीक है। इनर पहनने का समय आ गया है, इनर उनर पहना कीजिए, रहिएगा टैसन फैशन। तो कैसे हो, पंखा चला के सोइएगा मच्छर भगाने के लिए, तो होगा कैसे, हाँ तो होगा ही। मेरे ही मुंह के आगे आके छींक दे, सबसे अच्छा। चलिए, पिछली कॉपी से कभी मत मिलाइए मेरे क्लास, क्यों बताते हैं, हर क्लास मेरा विशिष्ट रहता है। अच्छा, फिर 1 घंटा के बाद हम जो क्लास लेंगे ना, मेरा प्रस्तुतिकरण सब चेंज। हम स्टीरियोटाइप टीचर नहीं है कि 1960 में जो नोट बना लिए वही नोट 2025 तक चल रहा है, बात समझे। हाँ ठीक है, मूल बिंदु रहेगा वही, मतलब अरे तथ्य थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो मैंने बताया कि राजस्थान का मैदान तो मोटा अनाज मिलेगा, तो मोटा अनाज तो मिलेगा ही। अब ऐसा नहीं ना कहेंगे उसमें खोटा अनाज मिलेगा, वो मोटा ही रहे। आगे चलिए, पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान कैसे बनता है, सतलज ब्यास रावी, ऐसे ही 5 नदियों के संगम पे पंजाब है। तो सतलज रावी ब्यास, तो लिखिए पहले यह मैदान सतलज रावी ब्यास नदियों के, सतलज रावी ब्यास नदियों के निक्षेप से जुड़ा है। निक्षेप मतलब जो अवशिष्ट लाता है उसके जमाव, निक्षेप से बना है। निक्षेप से बना है और द्वाब के लिए प्रसिद्ध है। द्वाब के लिए प्रसिद्ध है। दो आप बताते हैं, दो आप क्या होता है। दो आप लिखो, तो दो आप नहीं लिखना जाता। हाँ, ये पूछता भी आपकी परीक्षा में कि भौगोलिक शब्दावली द्वाब का आशय है।
तो दो मिट्टी वाले क्षेत्र के बीच का मैदान, दो नदियों वाले क्षेत्र के बीच का मैदान, जो पर्वत वाले क्षेत्र के बीच का मैदान, दो पठार वाले क्षेत्र के बीच का मैदान, ये क्या है? ये दो नदियों वाले क्षेत्र के बीच का मैदान। आपका भी कोई गांव, तो मुझे तो संज्ञान में नहीं है कि यदि आपका कोई गांव दो नदियों के बीच में है तो बड़ा फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उर्वर होगा, और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वाब क्षेत्र कहते हैं। अब पंजाब में द्वाब क्षेत्र की क्या है? भरमार है। इसलिए कभी परीक्षा में पूछे कि द्वाब क्षेत्र की अधिकता निम्नलिखित में से किस मैदान में अधिकांशतः देखने को मिलती, तो पंजाब के क्षेत्र में अधिकांशतः देखने को मिलती है। इसलिए पहला लाइन में ही है कि द्वाब के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन कौन से द्वाब हैं जो आपको याद करके रखें, तो लिखिएगा प्रमुख द्वाब निम्नलिखित। इस मैदान में प्रमुख द्वाब निम्नलिखित, इस मैदान में प्रमुख द्वाब निम्नलिखित। पहला विस्त द्वाब, विस्त द्वाब, विस्त, विस्त BIST, वो हर्षिकार आधा 100 तो विस्त द्वाब। अब विस्त द्वाब किस दो नदियों के बीच का है? विस्त द्वाब दो नदियों के बीच का है, तो किस दो नदियों के बीच का है? तो एक बड़ा विद्वान लड़का मेरे सामने बैठे हुए हैं, बताइएगा आप श्रीमान, नजर उठाइए, मुझसे नजर मिलाइए सर, आपसे नजर मिलाने में डर लगता है। बताइए बताइए बताइए। और कोई बताएगा? विद्वान सब आया है आज, तुम बताएगा जी? नहीं, देखो अब ऐसा नजर झुकाया है, उठाएगा ही। वो है ब्यास और सतलज, ठीक है कि नहीं? तो लिखिए ब्यास और सतलज के बीच में है, ब्यास और सतलज के बीच में। ब्यास, जिसको ऐतिहासिक ग्रंथावली में क्या कहते थे? ऋग्वेद में व्यास को कहते, ऋग्वेद में व्यास को कहते थे विपाशा, सतलज को कहते थे सतुद्री। लिखना नहीं है, याद करवाते, लिखवाते रहते हैं इतिहास के पन्नों। तो सर इतिहास में ना भूगोल में भी लिखवा दिया जाए? नहीं, भूगोल में सुनाएंगे, इतिहास में भूगोल में सुनाएंगे, इतिहास में और लिखवाते हैं कि सतुद्री जो है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सतुद्री ही। इस सतुद्री ऋग्वेद में वर्तमान में कौन सी नदी? ठीक है, तो सतलज। स ऐसे भी याद रखिए, ब विपाशा व्यास। विपाशा बसु एक अभिनेत्री भी थी, हाँ हाँ समझ रहे, ठीक है कि नहीं? विपाशा बसु एक अभिनेत्री भी थी। देखिए सबको याद है, पता है कि विपाशा बसु एक अभिनेत्री थी, ठीक है कि नहीं? वही एक हॉकी खिलाड़ी होती तो भले ही पता न होता, और परीक्षा के लिए विपाशा बसु अभिनेत्री की तुलना में विपाशा बसु मतलब यदि हॉकी की खिलाड़ी होती तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। देखते हो स्मृति मंधाना कितना बार पूछता है परीक्षा में, ठीक है? ऐसे भी कोई भी खेल में महिला कप्तान या महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी कारण से पदक लेने में या किसी कारण से चर्चा हो जाए तो उसको जरूर याद करके रखो, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाओ। सिर्फ सूर्य कुमार यादव को ही नहीं ध्यान रखना है या SSP जायसवाल को, उसको भी ध्यान में रखना है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे? मुंह खुला हुआ है सर, मेरा तो मुंह हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है? तो हमने अभी आपको बताया दूसरा द्वाब है बाड़ी द्वाब, तो लिखेंगे बाड़ी द्वाब। बाड़ी, 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 बाड़ी द्वाब। बाड़ी द्वाब है ब्यास और रावी के बीच। ब्यास और रावी के बीच बाड़ी द्वाब है, ब्यास और रावी के बीच, ठीक है? हाँ मित्र को सुप्रभात। आपके निर्देशानुसार सारे कार्य संपन्न कर दिए गए हैं। वर्तमान में मैं कक्षा में हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं फिर रात में आपसे परिचर्चा कर, आपके निर्देशानुसार हो चुका है।
ठीक है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न भी हो गया है। जी 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 जी, आभार। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे भी तुम्हारे पास बाल है नहीं तो कट आउट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्कार। ये मेरे बड़े विद्वान मित्र हैं, जवानी में विद्वान नहीं थे, जवानी में तो ए ग्रेड के अनुशासनहीन थे, संस्कार विहीन। लेकिन ईश्वर का चमत्कार कहिए कि अभी रीजनल डायरेक्टर है कला संस्कृति विभाग में, इतना कुसंस्कारी आदमी संस्कृति विभाग में, ठीक है कि नहीं। और जब से ये वहां उच्चाधिकारी हुआ है तब से बड़े अच्छे ढंग से हमसे बात करता है। ये तो जवानी के दिनों में आता था और जितना मेरा चावल चूरा रहता था खा के चला जाता था। बड़े भाई साहब भी पीछे में मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग के समक्ष चर्चा नहीं करूंगा उस नाम का, क्योंकि यदि उस नाम का चर्चा करूंगा किसी का भगीरा भगनी बैठा हुआ होगा, देखा कितना खराब छवि है मेरे भगीना का, मेरे मामा का, नहीं तो इसीलिए आशा है समझ गए होंगे। ठीक है, और ऐसे भी कई मित्र ऐसे होते हैं कि उधर से शुरू कर देता है टोप मारना, इधर से जी सर सर। ठीक है, हमारे एक डॉक्टर मित्र है तो वो ऑपरेशन जब संपन्न कर लेते कभी कभी फोन करते रहते हैं, देते हैं उधर से, नहीं होता है थोक भाव में, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ। ठीक है जी सर, नहीं नहीं अरे क्या डॉक्टर साहब क्या। इसके बाद मैं जब निकलता हूँ तो उससे तिगुना जब देता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि अभी आप अपने पेशेंट को देख रहा होगा, वो भी उधर से जी 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 नहीं 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 अरे आपकी क्या बने, तब जाके रुका है। ठीक है कि नहीं, मूल ब्याज। इसलिए मैं कह दिया अभी मैं कक्षा में हूँ, थोड़ा सा सभ्यता के साथ आगे लिखो। इंटरनेट वाला फ्रेंड नहीं है, मतलब ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल फ्रेंड पालो। इसी कक्षा में ओरिजिनल फ्रेंड मिलेंगे, ठीक है, या तो बचपन में मिलेंगे या जवानी में मिलेंगे। लेकिन तुम लोग का तो समोसा वाला दोस्ती है, समोसा से ऊपर उठ जाओ, है ना। चलिए बड़े अच्छे जगह पे हम लोग हैं। कहाँ थे हम लोग, बाड़ी द्वाब। अच्छा 5 द्वाब है, सबसे 5 द्वाब लिखाते हैं हम, लेकिन 2 द्वाब कहते हैं रट के रखना। एक बाड़ी और दूसरा पहला क्या था बिस्ट, और दूसरा बिस्ट किसके बीच, बाड़ी किसके बीच, ऐसा समझ गए होंगे। और जितना भी लिखाएंगे उसको लिख लेना, और जितना भी लिखाएंगे कॉपी थोड़ा सा रहना चाहिए, नहीं कॉपी सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। चलिए तीसरा पॉइंट, तब ना कोई कहता, एक लड़का के एक दिन पिछले 1-2 साल पहले कहा कि सर आप इतना लिखा है कि ल्यूसेंट में भी नहीं लिखा हुआ। हम कहे जाओ लाहौल इलाकों में। हालांकि कोई भी किताब खराब नहीं, मैं आज तक कभी किसी किताब की आलोचना नहीं करता हूं, किसी मार्गदर्शक की आलोचना नहीं करता। तुम भी किसी को पढ़ाते होगे ना तो बहुत बड़ा उपलब्धि उस विद्यार्थी की, ठीक है कि नहीं। आजकल देखते हैं कि लोग एक दूसरे की आलोचना में लगे होते हैं। किताब कोई खराब होता है, सरा से सरा किताब से भी तुम सीखना चाहोगे तो ढेर सारी बातें सीख सकते, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए लेकिन किताब का अपना अपना डायमेंशन है, किस परीक्षा के लिए कौन सी, ठीक है, कहाँ पे कौन सा। सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का व्यक्ति आके पढ़ाए और समझ में नहीं है बात का भौतिक विभाजन, हम तुमको समझा दें तो बड़ा कौन, कैम्ब्रिज वाला जो है, जानते हैं कि बहुत बड़ा टीचर है, कैम्ब्रिज से आया है पढ़ाने, लेकिन वो आपके लिए क्या हो गया, ठीक है बड़ा बढ़िया, ठीक है, ठीक। जब समझा ही नहीं पाया तुमको तो फिर बेकार। इसीलिए हमेशा, हालांकि उस कैम्ब्रिज वाले टीचर से भी यदि तुम्हारी जिसकी बौद्धिक क्षमता होगी तो वो उसी स्तर का हो जाए, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए, लेकिन इस सबके पीछे क्या है, बेस। आपकी बेस बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझ गया हूं कि आपके बेस अत्यंत कमजोर है। आप सिर्फ भूगोल में भू जानते हैं, जिसका अर्थ पृथ्वी होता है, अब गोल समझते हैं, गोला का मतलब गोला, बस आप इतना ही समझते थे। अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भूगोल में क्या क्या
पढ़ना है, क्या क्या समझना है, ठीक है कि नहीं, क्या क्या याद रखना है। जैसे अभी बाड़ी या बिस्ट याद रखोगे आप, ठीक है कि हाँ हाँ, व्यास और हाँ, अब तीसरा लिख देंगे, तीसरा चार्ज, चार्ज 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 होता है ना, चार्ज, चार्ज लिख दो, चार्ज नहीं है ये, चार्ज, चार्ज दो आप। ये चिनाब और झेलम के बीच, चिनाब झेलम, रेचना, रेचना, रे चना, कौन चना, रे चना है रावी चनाब, रे चना है रावी चनाब, रावी चनाब, कितना हो गया, 4। सिंध सागर, सिंध सागर, अब 5वां है सिंध सागर, चौथा नहीं लिखा है, रे चना, पहला चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा रे चना, अब 5वां सिंधु सागर। छूट गया क्या, फिर से बोल दे, सिंधु सागर, झेलम और सिंधु के बीच, झेलम और सिंधु के बीच, झेलम और सिंधु के बीच में, तो 5 हो गया ना। आप बताए थे क्या कि 2 भूलना नहीं, बाड़ी और दूसरा द्वाब क्षेत्र के लिए कौन सा मैदान प्रसिद्ध है। अब पंजाब के मैदान में नदी पढ़ लिए सब, 5 नदी लगभग हो गया उसमें, अब नदी हो गया, फसल कौन सी है, अच्छा इस मैदान में नहर से सिंचाई अधिक होती है, नदी और नहर की बड़ी भूमिका है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि नहर का संबंध किससे है, नदी से ही है। तो वहां लिख देंगे सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नहर, सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नहर, नहर, सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नहर। सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नहर है, नहर, सिंचाई के लिए प्रमुख साधन नहर, सुन लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन बताएंगे, इसमें से कई लोग, कुछ लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो नहीं ना कहेंगे विवेक बाबू रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मुकेश बाबू रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, विवेक बाबू रिवीजन नहीं कर रहे हैं, गिरजा बाबू का नाम लेना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये सब ऐसे छात्र हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन के क्रम में हम पूछेंगे कि नहरों द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इसलिए तुम लोग को मन करता है खूब पढ़ाए, ठीक है। तो नोट में लिखो, नहर से सबसे अधिक सिंचाई पाकिस्तान में होती, नहर से सबसे अधिक सिंचाई, नहर से सबसे अधिक सिंचाई, नहर से सबसे अधिक सिंचाई पाकिस्तान में होती, पूरे विश्व में ही इतना अच्छा देश, ठीक है कि नहीं। यदि वो चाहे तो अपना विकास कृषि और पर्यटन के बल पर वो विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। नेपाल पर्यटन के बल पर वो काफी डेवलप कर सकता है, इतनी खूबसूरती है नेपाल और पाकिस्तान वगैरह, लेकिन आदत से लाचार है। जो उसका कश्मीर है, या जो उसके क्षेत्र में कश्मीर से भी कई क्षेत्र सुंदर है, बलूचिस्तान वगैरह में जाइएगा तो उसकी सुंदरता उससे कहीं अधिक है, उसको डेवलप करे, वहां टूरिस्ट जाए, ठीक है कि नहीं, इस कल्चर का निर्माण करे तो ज्यादा बेहतर। वहां से पैसे आएंगे तो उसको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। यह भी आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आईएमएफ से लोन लिया, ठीक है कि नहीं। ग्रे लिस्ट और अन्य लिस्ट की सूची में नहीं आएगा कि विकसित देश से अनुदान लेता है और आतंकवादी फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग उसको कहते हैं। क्यों, तो अपने पड़ोसी देश को डिस्टर्ब करे, ठीक है कि नहीं। अब तो सैटेलाइट का युग है, अब तो सारा पिक्चर आ जाती है, एविडेंस के साथ भारत क्या करता है उसको ले जाता है। पहले तकनीक नहीं था, अब देखते हो अपराध कहीं होता है, पकड़ता कहीं, जाओ पकड़ाएंगे, कहां तक तुम जाओगे। तुम्हारी जेब में ऐसा चीज पड़ा हुआ है मोबाइल
कि उससे तुमको ढूंढ ही ले, ठीक है कि नहीं। और मोबाइल नहीं भी पड़ा हुआ होगा तो भी ढूंढ ले, कुछ ना कुछ अवशेष रहते ही हैं, ठीक है कि नहीं। पहले भी कुत्ता जो होता है, कुत्ता का भी ही रेड की, ठीक है। आपको एक हमारे परिचित हैं, वो एक बार गए इसी टावर चौक पर, बड़े कोई राजनीतिक आ रहे थे, तो पूछे कि अंदर कौन है, कहते अंदर डीएसपी साहब बैठे। डीएसपी साहब सोए, बात वो अपने डीएसपी थे, कौन डीएसपी है मेरे साथ, पता चला कि वो सेंट्रल से बाहर से आया था, और वो डीओजी साहब थे जो सोए हुए लेटे हुए थे। मतलब उसके भी आराम का पूरा ख्याल प्रबंधन की जाती है, क्योंकि वो सामान कुत्ता नहीं रहता है, ये वाला, ठीक है कि नहीं, वो वाला तो रहता नहीं है, तो विशिष्ट रहता है, क्या रहता है। तुमको तुम चेहरे देख के डराते, वो कुत्ता क्या, सामान कुत्ता भी तुमको डराते। तुम जब तक मधुमक्खी के छत्ता वाला बाल रखोगे, मेरे टाइप का बाल रखोगे, तो कहाँ कहीं दिक्कत हो। हमारे तो चारों ओर कुत्ता ही कुत्ता रहता है, ठीक है कि नहीं, क्या कोई दिक्कत होता है। अभी वेदांता में मैं रहता हूँ, एक चाय की दुकान पर मैं चाय पीने जाता हूँ, जितना कुत्ता है वहां वो सब मेरे पीछे आ जाता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, हम भी 4-5-6 बिस्किट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े भाई साहब ने कहा कि कुत्ता को खिलाओगे तो केतु ठीक रहता है। केतु एक ग्रह है, केतु, तो कुत्ता को खिलाओगे तो क्या रहेगा, और गरीब को भोजन खिलाओगे तो शनि ठीक रहे। तो आज से जाओ, गरीब को भोजन कराओ। कौन गरीब है, अब वो तो तुमको जजमेंट करना होगा कौन गरीब है। जो भूखा है, अभी मान लिया तुम्हारे सामने ये शायर महोदय बेचारा भूखा प्यासा है, ठीक है, उस शायर को ही ले जाओ, उसी को खिलाओ आज खिचड़ी, ठीक है, मूल में आज शनिवार भी। हाँ, चलिए आगे लिखिए सर। यही बात लिखा दिया जाए सर कि किस ग्रह का कैसे, मंगल मजबूत होगा तो रोजगार लग जाती है, ठीक है, मंगल और चंद्रमा। अब बृहस्पति मजबूत होता है तो उच्च पद की प्राप्ति। तो अब ऐसा नहीं कि सर यही सब बता दिया जाए ना सर, अरे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद ही उग्रह दशा है, आगे लिखो, ठीक है। तो सर आपको तो उसमें ही बहुत नॉलेज, आपको सब क्षेत्र का नॉलेज है, ठीक है। किससे, हमसे ले तो हाथ, मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाए। पहले पढ़ो, पहले कर्म करो, कर्म, ठीक है। इसके बाद क्या थे हम लोग, नहर से सबसे अधिक सिंचाई किस देश में होता है। तो पाकिस्तान के विकास का मॉडल भी बता दिए कि पाकिस्तान के विकास का मॉडल है एग्रीकल्चर और टूरिज्म। यदि इस पर दोनों पे फोकस करें तो देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। भारत को बांटने की तो साजिश थी, क्योंकि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान रहता तो भारत अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत है, ठीक है कि नहीं। और एजुकेशन पे फोकस करता शुरू से। अमेरिका वगैरह में क्या है, जितने भी विकसित देश है वहां दो चीज पे सबसे ज्यादा फोकस, एजुकेशन और हेल्थ, सबसे ज्यादा फोकस करता है। हम लोग क्या है, ये दो क्षेत्र सबसे, सरकारी क्षेत्र सबसे खराब स्थिति में रहती है। सरकारी अस्पताल की स्थिति वैसी ही है, सरकारी स्कूल की स्थिति वैसी ही रहती है। कुछ स्कूल किसी व्यक्तिगत कारणों से, मान लिया आप में से कोई छात्र जाता है और इस स्कूल की दशा को उसको लगता है कि नहीं होना चाहिए, अच्छा हम जहां तक हो सकता है बेहतर कर सकते हैं तो करता है, ऐसा नहीं है। हमारे कई छात्र, हजारों छात्र शिक्षक हैं और वो अपने स्कूल में अच्छा खासा नाम किए। एक छात्र को तो हमेशा राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है, राज्यपाल पुरस्कार, राज्य सरकार का पुरस्कार मिलता रहता है। रवि जो लगातार बीपीएससी का मेंस भी लिखता है, अक्षरा विज्ञान पुरस्कार भी उसको मिला है, ठीक है कि नहीं। तो कुछ छात्र हैं जो दरभंगा जिला क्या पूरे बिहार में पहली बार ऑनलाइन कोरोना में ज्योग्राफी पढ़ाया, सबसे पहले वही। तो ये नवाचार भी है कि बच्चों तक, गांव के बच्चों में ऑनलाइन की शिक्षा देना उस समय कितना कठिन था। आज ना आपको अनेक ऐप आ गया, अनेक चीज हो गया, लेकिन जब पहला कोई प्रयास करता है तो वो प्रयास जो है सो सबसे बेहतर बना, ठीक है कि नहीं। नवाचार वही। और पूरे बिहार में पहला वो विद्यार्थी, पहला टीचर थे जिसने, देखो मेरा विद्यार्थी फिर भी उसके प्रति मेरा सम्मान का भाव, बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे लिखेंगे। कल एक बड़ा अद्भुत दृश्य था। हमारी एक शिष्या बीपीएससी कंप्लीट की थी, कल एक मैं शादी समारोह में था,
वो मुझे प्रणाम कर रही थी, मैं अपने गुरु जिनसे पढ़ा था केमिस्ट्री विवेकानंद झा सर, मैं उनको प्रणाम कर रहा था। कितना अद्भुत दृश्य, ठीक है कि नहीं, कि मेरा विद्यार्थी हमको प्रणाम कर रहा है, मैं दोनों एक साथ, वो मैं उनको देखा पहले तो उनको प्रणाम किया, मुझको देखी तो मुझको प्रणाम किया। वो दृश्य कैद नहीं हो पाया क्या? या हो सकता है कि कहीं ड्रोन ले रहा होगा, लेकिन ये अद्भुत दृश्य, ठीक है कि आगे लिखो। हाँ हाँ, कहीं उनके भी गुरु मिल जाते, मजा आ जाता। चलिए अब लिखिएगा, पंजाब के मैदान में होता क्या है? पंजाब के मैदान में कौन सी फसल? पंजाब के मैदान में सबसे महत्वपूर्ण है गेहूं, ठीक है। पंजाब ऐसे भी उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्पादकता में पंजाब है। उत्पादकता समझते हैं ना, प्रोडक्टिविटी, कि प्रति जो उसका एरिया है उसमें कितना प्रोडक्शन आप करते हैं, ठीक है कि नहीं। कई लड़के 4 घंटे पढ़ के अधिक आउटपुट देते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी अच्छा है, कई लड़के 10 घंटे पढ़ के भी उससे कम देते हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, मात्रा तो अधिक है नहीं। इसलिए क्वालिटी शिक्षा पे बल दीजिए, हमेशा क्वालिटी पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़िए समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट आगे लिखिएगा, क्या लिखे? हाँ फिर लिखिए, इस मैदान में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक, गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक, गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक। नोट में, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। नोट में लिखिए, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। ये सभी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। क्या होता है? उत्तर प्रदेश में। अब आइए, तीसरा मैदान क्षेत्रीय मैदान में है और वह है गंगा का मैदान। तो लिखिएगा, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत। समझ गए? गंगा के मैदान में कौन सा प्रादेशिक हिस्सा नहीं, मार दीजिएगा ना। प्रादेशिक हिस्सा है वो भी मार दीजिए। जहां गंगा बहती है, 5 राज्यों में गंगा बहती है। बिहार में 450 किलोमीटर बहती है, सबसे लंबी बिहार में पटना में है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा गुजरती है? 12 जिलों से होकर गुजरती है। वहां एक खेती होती है, उस खेती का क्या नाम है? जैविक खेती नहीं, हालांकि जैविक खेती 13 जिला में होती है, 13वां जिला नालंदा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, मूल बिंदु पे आई। जैविक खेती क्या है? रसायन मुक्त खेती है। जैविक खेती क्या है? रसायन मुक्त खेती है। उसमें किसी प्रकार के जो रसायन है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मुख्य बिंदु पे आइए, तो यूपी, बिहार और बंगाल, यहाँ पे आपका ये गंगा का मैदान है। ये सबसे विश्व का सबसे फर्टाइल मैदान है, सबसे उर्वर मैदान है, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे, यह विश्व का सबसे फर्टाइल मैदान, यह विश्व का सबसे फर्टाइल मैदान है। यह विश्व का सबसे फर्टाइल मैदान, सबसे उर्वर मैदान लिखो ना। गेहूं, चावल, गन्ना के क्षेत्र में सर्वोच्च। गेहूं, चावल, गन्ना बताते हैं। गेहूं, चावल, गन्ना में सर्वोच्च है ना। गेहूं कहाँ होता है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में। चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल।
गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। तो आशा है समझ गए। तो गेहूं चावल गन्ना के क्षेत्र में सर्वोच्च कौन सा है? गंगा का मैदान। आपसे पूछ दे कि गेहूं चावल गन्ना में सर्वोच्च मैदान निम्नलिखित में से कौन है? दे देगा आपको राजस्थान का मैदान, दे देगा पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन फिर यदि दे दे कि धान और चाय में कौन सा मैदान सबसे सर्वोच्च है या महत्वपूर्ण है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसी गंगा के मैदान में एक सबसे बड़ा डेल्टा भी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नहीं, सुंदरवन का डेल्टा, जहां रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। ठीक है, सुंदरवन का क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुंदरवन टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम भी वहां चला था, और वहां बाघ की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका नाम है सफेद शेर। कहां पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट। सफेद शेर कहां पाया जाता है? और चीता संरक्षण की शुरुआत कहां से हुई थी? कूनो से। चीता संरक्षण की शुरुआत कहां से हुई थी? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से। ये आपकी परीक्षा में जब से शुरू हुआ तब से सैकड़ों बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका, किस राज्य में हुआ या किस जगह पे हुआ। इसीलिए ऐसे भी इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। बिहार में भी, अब बिहार में जहां पहले टाइगर का प्रोजेक्ट संरक्षण किया जा रहा था वो था वाल्मीकि। अब दूसरा हमारा पार्क खुल रहा है कैमूर में, तो दूसरा कैमूर में है, वो भी याद रखिएगा। हमारा दूसरा चिड़ियाघर भी खुल रहा है अररिया में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है पटना में, अब दूसरा कहाँ है? अररिया में। वो भी आप प्रादेशिक स्तर पे भी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे भी। फिलहाल इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो अभी मैंने आपको जानकारी में दिया कि गेहूं चावल गन्ना में गंगा क्या है? सर्वश्रेष्ठ। सब हमारा जो बिहार है वो मध्यवर्ती गंगा के मैदान में। कभी कभी ये भी पूछता है बिहार किस में आता है, तो बिहार मध्यवर्ती गंगा में आता है। गंगा के मध्य 6ठी सदी ईसा पूर्व में इतिहास में पहला लाइन यही लिखाते हैं, जब क्रांति की बात मैं करता हूं तो लिखाता हूं कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में गंगा के मध्य विभिन्न क्रांतियों का जन्म हुआ। उनमें आर्थिक क्रांति भी हुई, धार्मिक क्रांति भी हुई, सामाजिक क्रांति भी हुई। ठीक है, सभी प्रकार की क्रांति। उसमें धार्मिक क्रांति में 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख बौद्ध और जैन। ठीक है, कि यही लाइन आपकी कॉपी में लिखाता है। यहीं से हम आरंभ भी आगाज भी करते हैं इतिहास में, जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति का युग पढ़ाते हैं। और एक गंगा के मध्य में बिहार है। गंगा के मध्य में कभी कभी ये भी पूछता है उच्च में है, निम्न में है, मध्य में है। पूछ दिया तो आप गंगा तो पढ़े थे, लेकिन कहाँ है? तो मध्य में है। तो अपने बिहार के भी प्रादेशिक जो भौगोलिक स्थिति है उस पर भी नजर रखने की कोशिश कीजिए। हर बातें लिखाई नहीं जाती है, कुछ बातें सुनी जाती है, ध्यान में रखी जाती है। अपने उसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो इंटेलिजेंसिया कंट्रोल करता है, जो बुद्धि कंट्रोल करता है, उस पर रखिए, जिसके कारण आप पहचानते हैं ना हमको। तो हमको कैसे पहचानते? किसके कारण? मेडला ऑब्लोंगेटा के कारण। किसके कारण? किडनी के कारण, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कारण। क्या? अच्छा सर, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं होता होगा। चलिए लिखिए। क्या मुकेश साहब, कितना दिन हो गया नहाए हुए? ठीक है, आगे लिखिए। कहां थे हम लोग? हो गया, गंगा के मैदान में इतना काफी। अब लिखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान यह भारत के सबसे उत्तर पूर्वी में क्षेत्र में है। यह भारत के सबसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। क्षेत्र में पूछता है कि कौन सा मैदान है जहां ढाल की प्रवणता, ढाल होता है ये जो है ये क्या होगा? ढाल अधिक। ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? ये ढाल कम हुआ, नहीं हुआ? स्लोप। तो ढाल की प्रवणता कम होने के कारण पूछता है कि कौन सी नदी गुम्फित नदी होती, उसको ब्रेडेड रिवर कहा जाता है अंग्रेजी में। ये गुम्फित नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ढाल की प्रवणता क्या है? कम है।
गंगा के मैदान में ढाल क्या है? अधिक है, क्योंकि गंगा के मैदान के 3 भाग है, ऊपर, मध्य, निम्न। तो निम्न जब रहेगा तो वहां ढाल क्या रहेगा? हम लोग की इधर टोपोग्राफी यही देखिएगा, ठीक है कि नहीं? यदि किसी प्रदेश का मानचित्र करते हैं तो उसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं। तो हमारी जो टोपोग्राफी है, तो यदि आप बिहार का बनाएगा तो बिहार में उत्तर का जो मैदान है, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, वहां क्या ऐसे रहेगा, मतलब स्लोप रहेगा, नीचे है हम लोग क्या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम रहेगा ही, ठीक है कि नहीं? तो ढाल की प्रवणता यहाँ कम होती है, इसीलिए यह गुम्फित नदी पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन गुम्फित नदी का उदाहरण? ब्रेडेड रिवर का उदाहरण, 1 गंगा, 2 सतलज, 3 ब्यास, 4 ब्रह्मपुत्र। तो आज ना इसके बाद तो कहां जाएगा, आशा समझ गए ना? तो हम इसमें कुछ और बातें एक्स्ट्रा पढ़ा दिए। तो लिखिए, ढाल की प्रवणता कम होने के कारण, ये देख रहा होगा कि सर पिछले बार क्या पढ़ा था, इस बार ही बैठा हुआ है, इसके स्तर का पढ़ा, सीख लो ना, कोई दिक्कत है तुमको? तो लिखो, ढाल की प्रवणता कम होने के कारण ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी का उदाहरण होगा। गुम्फित, ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड रिवर गुम्फित नदी का उदाहरण। गुम्फित नदी का ब्रेडेड रिवर का उदाहरण, गुम्फित नदी का उदाहरण हो गई, ठीक है? गुम्फित या अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रेडेड को अंडरलाइन कीजिए, जिसके कारण तो क्या हो गई? गुम्फित हो गई। तो जिसके कारण अनेक नदी द्वीप का निर्माण, जिसके कारण अनेक नदी द्वीप का निर्माण, जिसके कारण अनेक नदी द्वीप का निर्माण हुआ। ये मेन बात है, जिसके कारण अनेक नदी द्वीप का निर्माण। इस कड़ी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मां जूली, मां जूली, समझे? तो मां जूली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, मां जूली सबसे बड़ी नदी द्वीप, किसकी? विश्व की। तो लिखिए, इस कड़ी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मां जूली। अब डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है माजुली, ठीक है? माजुली अभी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां 5 जिले का नया जिले का निर्माण किया गया है? लद्दाख। वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, तो खिड़की खोल दो जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तैर रहा होगा वो सब निकल जाए। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर, उसको अटैक कर देगा, ठीक है? पहले खांसी कर लो अच्छे से। तो माजुली याद हुआ? माजुली क्या है? माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन? कहां है? कहां है? कहां है? आसाम में, ठीक है कि नहीं? जहां का एक खूंखार आईपीएस ऑफिसर थे आनंद मिश्रा, जो अभी जन स्वराज्य में, उनका एक ही था, कहते थे कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में गया, 72 घंटे के अंदर यदि कानून व्यवस्था मैं नहीं सुधारूंगा तो इस्तीफा दे दूं। मैं अपराधी को सीधा संदेश देता था, या तो पैर पे आओगे या कंधे पे आओगे। आशा समझ गए होंगे। पुलिस की वर्दी जब पहनो तो उनका विचार था कि मौत से नहीं डरना चाहिए, ठीक है कि नहीं? आशा समझ गए। तो जो भी पुलिस की वर्दी पहनना चाहता है, चाहे वो सिपाही हो कि डीएसपी हो कि एसपी हो, सर बीच में दरोगा छूट गया सर, अरे बात एक ही है, आशा समझ गए होंगे। उसमें यह नहीं सोचना है कि सामने मृत्यु खड़ी है, वो सब ईश्वर के हाथ में होता है।
सामने जो कर्तव्य बोध है उसका पहले पालन करो। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसीलिए सेना पुलिस का सम्मान क्यों है समाज में? इसीलिए है कि वो कभी मृत्यु से भय नहीं खाता है। मृत्यु से भय खा लिए तो फिर पुलिस में क्यों आए? तब तो जाते बड़ा बाबू बन जाते, या छोटा बाबू बन जाते, या कोई छोटा मोटा ब्लॉक का अधिकारी पदाधिकारी बन जाते, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बन जाते, कभी कुछ नहीं होता। आगे लिखो, ठीक है। और कर्मचारी हल्का, चलो ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो नदी द्वीप याद रखना, माँ जूली। नदी द्वीप याद रखना, नदी द्वीप याद रखना, माँ जूली, ठीक है। आगे लिखिए। अब आइए, इस मैदान में किस तरह की उपज होती है? तो धान और चाय, धान और, तो लिखेगा प्रमुख फसल धान और चाय। तो प्रमुख नदी नहीं लिखा, जाओ लाहौल मिला, पूरा ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, कहता है कौन नदी है सर? अरे नदी तो स्पष्ट ही है, नदी के नाम पे ही ब्रह्मपुत्र मैदान। जहां नदी नहीं रहता वहां ना हम, मतलब और तो ऑलरेडी स्पष्ट है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मतलब ब्रह्मपुत्र। लिखाई दिए कि ढाल कम होने के कारण, मान लिया ये ढाल है, ये ढाल है, ये ढाल है, तीनों में कौन सा ढाल की प्रवणता अधिक है? समझ गए ना? तो प्रवणता, इंटेंसिटी किसमें अधिक होगा? इस वाले में नहीं। और कौन सा फसल होती है? गेहूं, चावल और चावल और चाय। जूट भी होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में जूट की भी खेती होती है विशेषकर। हालांकि जूट में महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल है, बिहार का कटिहार पूर्णिया का क्षेत्र है, आपका मुंगेर नहीं। आपका मुंगेर तो सिर्फ प्रगाही के पहचाने छो हमरा आर के, ठीक है कि नहीं? तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, तख्ता के लिए। आगे लिखो, ठीक है। आगे लिखिए, कहां थे हम लोग? प्रमुख फसल, ठीक है, हो गया। अब ब्रह्मपुत्र के बाद आ जाइए, हल्ला नहीं, ब्रह्मपुत्र हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है ये रीजनल जो है, प्रादेशिक मैदान का विभाजन खत्म। अब आइए उत्तर का जो मैदान है उसको तीन भाग, जो मैंने कहा, भाबर, तराई, जलोढ़, तो उसको देखेंगे। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज किया। उत्तर के मैदान को तीन भागों में मुख्यतः बांट कर देखते हैं, प्रादेशिक नहीं, सीधे तौर पर देखते हैं। सबसे पहला भाबर, 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 ठीक है, भाबर, ठीक है। दूसरा तराई और तीसरा जलोढ़, दूसरा तराई और तीसरा जलोढ़। देखो इसका टोपोग्राफी देखिए, ये हिमालय, हिमालय के जो नीचे जो पर्वत पदीय है, ठीक है, शिवालिक के सब का क्षेत्र जहां छोटे छोटे कंकर मिलेंगे, वो बहुत फर्टाइल नहीं होता, तो ये क्या है? भाबर का क्षेत्र। फिर उससे आगे जाइएगा, तराई उदाहरण के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता। फिर उसके आगे जाइएगा तो जलोढ़, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है खादर, दूसरा होता है बांग। तो टोपोग्राफी के दृष्टि से भी समझ गए ना, एनसीईआरटी में भी टोपोग्राफी किया हुआ है। एक कोई पन्ना है जिसमें एनसीईआरटी में भी टोपोग्राफी किया हुआ है कि भारत की टोपोग्राफी कैसी, ठीक है कि नहीं? तो फिलहाल तो हम लोग भाबर को देख लेते हैं। तो लिखिए भाबर। ये फोटो बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। समझ रहनी चाहिए। फोटो क्यों बनाया जाता है? कि समझ रहनी चाहिए। भाबर, तराई और जलोढ़। अभी मैं लिखा रहा था भाबर, जलोढ़, तराई, तो फिर मैं रुका, मैं कहा पहले भाबर लिखो, फिर तराई लिखो, फिर जलोढ़ लिखो, ठीक है। यहाँ आ जाइए, दिखाई छोटे हैं तो यहाँ आ जाइए सामने, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, नहीं तो मोबाइल खोल के देख लीजिए ना, उसमें गया होगा लिंक। आइए यहाँ आ जाइए, अरे इधर आइए ना, क्या दिक्कत है? आइए इधर आइए,
आइए, अब मोबाइल कभी पॉकेट में मत रखिए, ऊपर में बैग में रखिए, साइलेंट में रखिए, ठीक है, या बंद कर दीजिए तो घर वाले को लगे आप व्यस्त है पढ़ने में। हाँ, आप छोड़ के आते हैं? नहीं आते हैं, तो दूसरे को वही उपदेश दीजिए जो अपने करते हैं। आप आते हैं? नहीं आते हैं। हाँ, अरे आपका तो खैर, आपकी तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, ठीक है। चलिए, भावर यहां तक क्लियर हुआ ना, जहां तक पढ़े हैं समझ में आई ना? तो आप क्या है, तो आप क्या है? और ब्रेंडेड रिवर, ब्रेडेड रिवर ब्रह्मपुत्र को कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि ढलान की प्रवणता उसमें कम होती है। और कौन से भौगोलिक आकृति का निर्माण होता है? नदी द्वीप, माजुली का निर्माण नहीं होता, नदी द्वीप का निर्माण। उस नदी द्वीप में सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा कौन है? माजुली, वो याद रखना, ठीक है कि नहीं। और माजुली कहाँ? आसाम में। अब माजुली डिस्ट्रिक्ट भी हो गई है, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए आगे लिखिए, भाबर। यहां का मैदानी क्षेत्र में पत्थर, कंकर, बजरी, पत्थर, कंकर, बजरी की मात्रा अधिक होती है। देखते नहीं हो, लिखा क्या भी हुआ है, पत्थर, कंकर, बजरी की मात्रा अधिक होती है। पत्थर, कंकर, बजरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो जब भी पत्थर, कंकर की मात्रा अधिक होगी तो नदी क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। नदी इसके नीचे से प्रवाहित होगी, तो लिखेंगे नदी इसके नीचे प्रवाहित होती है। 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 और दूसरी, जब भी नदी इसके नीचे प्रवाहित होगी, छोटा छोटा कंकर रहेगा तो कभी उपजाऊ रहेगा, तो लिखिए उपजाऊ कम, उपजाऊ कम, उपजाऊ कम होती है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता तक है। इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता तक है। सिंधु नदी से तीस्ता तक, सिंधु नदी से तीस्ता तक, तीस्ता तक है। चलिए, मैं यदि ये पिक्टोग्राफी देखिए, बचपन में ही स्कूल वगैरह में देना चाहिए, कोई फोटो दे दे, कहे एक्सप्लेन करो बेटा, ठीक है कि नहीं। पढ़ाने का हम लोग का जो स्टाइल है ना, रटाफिकेशन, इसको दे दे, कहे कि तुम समझ समझ के लिखो कि इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन तुमको दिखाई देता है। तो दिखाई देगा कि तराई, भावर के दक्षिण में तराई है, जहां कंकर पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर गायब है ना जी। तो सब बात लिखना यही ना है इनोवेशन, ये जो क्रिएटिविटी है, कल्पनाशीलता है। रटो मत, लिखो कि भावर के दक्षिण में है, भावर के दक्षिण में है, और ये जो कंकर पत्थर देखते हो, ये छोटा छोटा पत्थर ये सब गायब हो गया, तो अधिक उपजाऊ होगा इसकी तुलना में। नदी अब इसके नीचे नहीं, बल्कि नदी इसके, लिखो यही बात तो लिखना है। अभी जो बात मैं कर रहा था, ठीक है, कि बचपन में ही फोटो दे दे, अब बच्चा को कह के एक्सप्लेन करो इस फोटो, नहीं, तब उसकी क्रिएटिविटी क्या होगी? विकसित। लिखिए, लिखेंगे तराई भावर के दक्षिण में है, भावर के दक्षिण में है, इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है, जिसे अनूप क्षेत्र के नाम से जाना। भावर के दक्षिण में इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर होती है, जिसे अनूप क्षेत्र के नाम से जानते, जिसे अनूप क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अनूप क्षेत्र क्यों कहते हैं? बताओ, एनसीईआरटी पढ़े हैं? बताइए श्रीमान, अनूप क्षेत्र क्यों कहते हैं?
नहीं, कुछ नहीं है। जहां प्राकृतिक वनस्पति अधिक होगा, हाँ देखो पढ़ी है तो बता रही है, जहां प्राकृतिक वनस्पति अधिक होगा उसको क्षेत्र को क्या कहेंगे, अनूप क्षेत्र। तो लिखेंगे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति अधिक होता है। कहते कहते मैं थक गया, लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी से आप लोग को क्यों मिला। सर आपकी तरह नहीं लिखा होता, हमारी तरफ से लिखा। तो क्लास में और किताब में क्या अंतर है? हम पॉइंट बाय पॉइंट करके तोड़ तोड़ के बता दिए। कुछ आपको भी कहा कि आप भी एक्सप्लेन कीजिए उसको, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कौन सा क्षेत्र है, अनूप क्षेत्र। साथ ही वही लिखेंगे, नदियां ऊपर दिखाई देती है, हो गया ना। कंकर पत्थर के नीचे नहीं दिखाई देती, ऊपर दिखाई देती है, जिसके कारण यह क्षेत्र सिंचित और उपजाऊ होता है। जिसके कारण यह क्षेत्र सिंचित और उपजाऊ होता है। सिंचित और उपजाऊ होता है। जितना भी तराई क्षेत्र देखिएगा वहां आप देखिएगा धान की खेती बहुत होती है, तो लिखिए धान की खेती अधिक होती है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। यहाँ धान की खेती अधिक होती है, यहाँ धान की खेती अधिक होती है, ठीक है, खत्म तराई। अब फिर उसी के दक्षिण, आशा समझ गए ना, कहेगा कि उत्तर का मैदानी भाग उत्तर से दक्षिण है। तो पहले, दूसरा, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए खादर के, सॉरी तराई के दक्षिण। अब तीसरा लिखिए ना, खादर, खादर, सॉरी जलोर। जलोर के दो भाग है, खादर और भाग। तो लिखिए जलोर, जलोर यह तराई के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में हुआ तराई, और तराई के दक्षिण में क्या होगा, जलोर। जो जो नदियों के अवसाद से, जो नदियों के अवसाद से बनता है, और यहाँ अपर्दन और निक्षेपण से अनेक स्थल आकृति बनती, और यहाँ नदियों के अपर्दन, अपर्दन समझते हैं ना, इरोजन, ठीक है, और दूसरा है निक्षेपण, जमाव। अपर्दन और निक्षेपण से अनेक स्थल आकृति भी बनती है, अनेक स्थल आकृति भी बनती है, जैसे गोखुर झील, विसर्प, जैसे गोखुर झील, गोखुर झील, विसर्प, 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 बालू रोधिका, बालू रोधिका, ये सब स्थल आकृति है जो बनती है। बालू रोधिका, कुंभित नदी, कुंभित नदी इत्यादि, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मैंने नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से कई स्थल आकृति बनती है, समझ गए। तो आपसे पूछेगा कि जलोर के मैदान में कौन सी स्थल आकृति नहीं बनती है, सुन लो। ए बालू रोधिका, 2 गोखुर झील, 3 गॉर्ज, 4 विसर्प। गॉर्ज कहाँ बनती है, सीधी तो पढ़ाए थे, पहाड़ी इलाकों, पर्वतीय क्षेत्रों में।
पुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी सबसे गहरा गर्ज का निर्माण करते, वो भी लिखे थे। तो गर्ज कहाँ का है? पर पहाड़ पर्वत का है। ठीक है, मैदान का स्थल आकृति क्या है? गोखुर झील है, विसर्प है, बालू रोधिका है, और ठीक है कि नहीं, तो गुम्फित नदी का क्षेत्र है, गुम्फित है, गुम्फित क्षेत्र है। तो वो सब आपका क्या है? नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से बनता है। पहले इतना समझिए, फिर अलग अलग बताएंगे नदियों के अपर्दन से कौन सा स्थल आकृति बनता है, फिर निक्षेपण से वो नदियों में। अभी तो आप यह याद कर लीजिए कि ये सब स्थल आकृति है जो नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से बनता है, और विशेषकर जलोढ़ीय क्षेत्र में बनता है। किस क्षेत्र में बनता है? और यहाँ नदियों की अधिकता भी होती है जलोढ़ीय क्षेत्र में। दो तरह के मैदान होते हैं यहाँ, मुख्य मिट्टी दो है। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग है, एक है खादर और दूसरा बांगर। खादर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और नई जलोढ़ मिट्टी है तो स्वाभाविक है कि उसमें उपजाऊपन जो होगा वो अधिक होगा, क्योंकि वो फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा लाई गई अवसाद से बनता है। तो वहां उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? तुम्हारा जो दलान है, दलान ऊंचा पे रहता है, वहां बाढ़ का पानी नहीं रहता, तो वो होगा बांगर। और तुम्हारा जो खेत है, चौर चौराहा है, तो क्या रहेगा? वहां पानी आएगी ही, तो रहेगा खादर का क्षेत्र। आसान समझ गए? एक ही गांव में दो तरह की मिट्टी होती है। ऐसे भी कहा जाता है मिट्टी की जो भौतिक संरचना है वो इतना जटिल है कि हर एक हिस्सा पर मिट्टी की संरचना चेंज हो जाती है। प्रधानमंत्री ने जो मृदा स्वास्थ्य योजना चलाया 2015 में, उसके पीछे का उद्देश्य वही था कि हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखें, क्योंकि आबादी तो रुकने वाली है नहीं। आबादी रुकेगी नहीं, विकास रुकेगा नहीं, एम्स बनेगा ही, गेहूं के क्षेत्र में एम्स बनेगा ही। जो हनुमान नगर के क्षेत्र में है वहां गेहूं का उत्पादन साल में एक ही बार, ठीक है कि नहीं, और वहां एम्स बनाएगा ही, विकास होना ही है, सड़क बनेगी ही। तो और कृषि का उत्पादन नहीं रहेगा, उत्पादकता नहीं रहेगा, तो इतना बड़े आदमी सबको क्या खिलाएंगे? मोमो। अब मोमो भी तो बनेगा मैदा से, अब मैदा भी बनेगा गेहूं से ही, और गेहूं बनेगा खेत से ही, कि कंप्यूटर में नहीं ना। हाँ, गेहूं निकल गया, 1 किलो गेहूं निकल गया, ऐसा तो होगा नहीं। गेहूं तो निकलेगा तो, और उसको उपजाएगा तो किसान ही उपजाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार ने सोचा कि सॉइल की फर्टिलिटी, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना है। नहीं, आज पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में सॉइल का जो टेक्सचर पोक्सचर है वो असंतुलित है। वहां कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि खाद, रासायनिक खाद का इतना अधिक प्रयोग किया कि उसके कारण ये स्थिति हुई, ठीक है कि नहीं। पहले लोग फल फूल खाते थे तो प्राकृतिक खाता, अब देखते हो कि फल फूल में भी न, अमरूद भी आता है तो एकदम चमकदार नहीं, लोग चमक के पीछे भागने लगे। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो जितना चमक है उस सब में रासायन है, जैसे ही बहुत गोरा दिखाई दे रहा है, हालांकि किसी एंगल से नहीं दिखाई। स्नो पाउडर थोपे हुए है, देखते हो शादी समारोह में जाओगे तो काला आदमी भी खूब गोरा दिखाई दे, क्यों? पूरा जो है आशा समझ गए होगे, चमक। तो चमक मतलब रासायन, चमक मतलब आगे चलो। तो सर आप भी आज जब बहुत चमक रहे हैं तो रासायन का प्रयोग किए हैं? बिल्कुल किए हैं। साबुन का प्रयोग करते ही हैं हम, ठीक है कि नहीं? बात समझा कि नहीं समझा? लिखो। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। आप ऐसे करोगे तो मैं शर्मा जाऊंगा, समझ नहीं। अच्छा, पाउडर लगाए नहीं लगाए तो भी मैंने, अरे पाउडर से स्मार्टनेस का क्या, वो तो बदबू से लेना देना है पाउडर का। आगे लिखो। ये सब अगले जन्म में ताली वाला मिल, जहां मौका मिला बजाना शुरू, ठीक है। तो अरे आप मुंह ऐसा खोलते हैं। चलिए, कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे, गुम्फित नदी इत्यादि।
जलोढ़ का क्षेत्र में दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। देखो, जलोढ़ के क्षेत्र में दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर। जलोढ़ के क्षेत्र में दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ कहलाती है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ कहलाती है, जबकि बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ कहलाती है। जबकि बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ अंडरलाइन कर दो। इस मिट्टी में सभी प्रकार के फसल होते हैं। इस मिट्टी में सभी प्रकार के फसल होते हैं। जैसे सब होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, गन्ना होता है, जूट होता है, सब चीज लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी में सभी प्रकार के फसल होते हैं, सभी प्रकार के फसल होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के फसल होते हैं। जैसे अब लिख देंगे नोट। ये पाठ खत्म हो गया, नोट लिख देंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा है, जो सपाट मैदान का उदाहरण है। जो सपाट मैदान का उदाहरण है, जो सपाट मैदान का उदाहरण है, और जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से और जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से और जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 100 मीटर होता है। 50 से 100 मीटर होता है। ठीक है, नोट नंबर 2, दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंधु एवं गंगा सिंधु एवं गंगा सिंधु एवं गंगा सिंधु एवं गंगा जल विभाजक के रूप में काम करते हैं। जल विभाजक के रूप में काम करते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे कि उत्तर और दक्षिण का बिहार का मैदान कि जल विभाजक कौन सी नदी बनाती, क्या बनाती? ठीक है कि नहीं? आशा समझ गए। उसी तरह से हरियाणा दिल्ली के बीच कौन सी नदी तो सिंधु गंगा का, जो सिंधु गंगा है वो क्या करता है? ये जल विभाजक के रूप में। उसी तरह से उत्तर और दक्षिण भारत को याद रखिए, उत्तर और दक्षिण भारत को एक पहाड़ी और एक नदी जल विभाजक के रूप में रहती है। पहाड़ी में बिंद और नदी में नर्मदा, नदी में और पहाड़ी में बिंद। वो लिख दो नोट। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजक रेखा के रूप में नर्मदा और बिंद क्षेत्र बनाती है। विभाजक रेखा के रूप में विभाजक रेखा के रूप में नर्मदा नदी और बिंद क्षेत्र, बिंद पहाड़ी बनाती है।
विंध्य पहाड़ी बनाती है। कौन पहाड़ी बनाती है? विंध्य पहाड़ी बनाती है। ठीक है, लास्ट, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी नामक स्थान पर मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी नामक स्थान पर मुड़ जाती है। धुबरी नामक स्थान पर 90 डिग्री से मुड़ जाती है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये किताबी लाइन है, अब सीधे लिख दिए ना। वो किस स्थान से मुड़ती है? तो धुबरी याद रखिए। किस स्थान से मुड़ती है? धुबरी नाम याद रखिए बस। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जो मैदान है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इस कक्षा का दूसरा भाग हमारा पठार है, आज उसको भी समाप्त करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार खनिज के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैदान आपका सभ्यता के विकास के दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैदान, यदि आपसे कभी पूछे कि निम्नलिखित में से सभ्यता का पालना घर किसको कहते हैं? पर्वत को, मैदान को? क्वेश्चन तो कई तरह से पूछ सकता है ना। तो सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? मैदान में। नदी घाटी की सभ्यता, जैसे हड़प्पा की सभ्यता को पहले सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते थे, मिस्र को पहले नील नदी की सभ्यता कहते थे, चीन को पहले वांगहो नदी घाटी की सभ्यता कहते थे। ठीक है कि नहीं? तो जितनी सभ्यता का विकास हुआ, माया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, ईरान, सब एक समय में सभ्यता का प्रतीक था। आज देखिए कि आपसी द्वंद्व में, चाहे वो धर्म का द्वंद्व हो या अहम का द्वंद्व हो या किसी भी तरह का द्वंद्व हो, उस द्वंद्व में ईरान और इराक जो सभ्यता का पालना घर था, आज ध्वस्त हो गया। ठीक है कि नहीं? हमारी तो सभ्यता तो ऐसे भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में है। हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया, सब समकालीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, माया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है कि नहीं? ये सब हमारी समकालीन सभ्यताओं में। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते भी तो लिखाते भी हैं कि समकालीन देशों के साथ इसके संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। और उसमें दजला नदी घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ तो उसकी साम्यता भी दिखाई जाती है कि क्या क्या मेसोपोटामिया में मिला और क्या क्या यहाँ मिला। यहाँ की जो विशिष्ट प्रकृति थी, हड़प्पा की जो विशिष्ट प्रकृति थी, वो थी पक्की ईंटों का प्रयोग, वो था नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ये सब इसकी विशिष्ट प्रकृति में थी, सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं में थी। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल में अभी एक खंड देखे, पर्वत के बाद मैदान। अब एक बार 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, जिसमें आप लोग उसको देख लीजिए। 5 मिनट के बाद फिर पठार में आएंगे। खनिज के दृष्टि से पठार काफी महत्वपूर्ण है। उस पठार के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है दक्कन का पठार, ठीक है कि नहीं? दूसरा होता है मध्य उच्च भूभाग, और तब है तीसरा उत्तर पूर्वी का पठार। मध्य उच्च पठार में मालवा का पठार वगैरह सब जो है, ठीक है, मालवा का जो पठार वगैरह सब है, उसको हम लोग एक एक करके देखना चाहेंगे। और याद रखिएगा, हला नहीं, याद रखिएगा कि पठार क्षेत्र और पहाड़ी में अंतर होता है। पठार क्षेत्र 600 से 900 मीटर, और उसका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है। उसका जो शीर्ष होता है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि शीर्ष आपकी ऐसी होती है, लेकिन पठारी क्षेत्र जो होती है ऐसे होती है। ये सपाट क्षेत्र 600 से 900 मीटर में पर्वत भी देखिएगा, पहाड़ी भी देखिएगा, अब पठार भी देखिए। तो जो सपाट वाला होगा वो, हालांकि इसका एक अपवाद भी है, तिब्बत का पठार, पाबीर का पठार, जिसको हम लोग संसार का छत कहते हैं, और उसका ऊंचाई 5000 मीटर। इसलिए परीक्षा में पूछता भी है कि तिब्बत की पठार की ऊंचाई है 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो याद रहेगा
थोड़ा बहुत गणित समझते हैं, 5000 मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा? अब पढ़ के जाइएगा 5000 मीटर, पूछ देगा किलोमीटर, जा जा, तो जा तो आप कभी भी कर सकते, ठीक है कि नहीं? बर्बाद हो गए, 5000 मीटर पढ़े थे, आ गया किलोमीटर में, तो इतना तो अक्ल रखना होगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं? ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपकी जानकारी में, हालांकि फिर भी मैं देता रहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। कक्षा का ये पहला भाग मैदान समाप्त होता है, हम लोग पठारी भाग में आते हैं। 5 मिनट आप लोग को हंसने बोलने के लिए देते, हैप्पीनेस पीरियड, चेहरे पे मुस्कान रहे, खुश रहिए, ठीक है कि नहीं? आज जो अपना बिस्किट वगैरह लाए होंगे वो बिस्किट वगैरह सब खा लीजिए, जिनको नहीं है तो मैं हूं ही, ठीक है? जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं ही।